नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और गाइस मैं आज आपके लिए दोबारा से फिजिक्स की चैप्टर नंबर 3 क्लास +2 की NCERT से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल हमने तकरीबन 25 तक आपके साथ स्टडी कर लिए थे एंड 26 जो है आपको करने के लिए दिया था, बट काफ़ी कम लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है। इट मीन आपको इसका आंसर नहीं आता था। तो चलिए आज हम यहीं से शुरू करेंगे। आज लास्ट पार्ट है, जितने भी बचे हुए 25-30 क्वेश्चन है आज हम यहाँ पे आपके साथ स्टडी करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो 26 क्वेश्चन था हमारे पास ओहम लॉ से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया था कि ओहम लॉ इज़ वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज़, कि जो ओहम लॉ है वो कब वैलिड होगा, जब टेम्परेचर आपके पास क्या होगा। तो गाइज ओहम लॉ तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट होगा, वो मूव नहीं करेगा। तो डी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास द EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए कार बैटरी इज अबाउट। कोई भी बैटरी है आपके पास, उसकी अप्रोक्सीमेटली EMF कितनी होती है, स्पेशली कार बैटरीज की, तो वो कितनी होती है आपके पास। इसका जो राइट आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 12 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 26 EMF इज मेजर्ड इन। जो EMF है आपके पास उसके यूनिट क्या होंगे आपके पास, या उसको हम किस में मेज़र करते हैं। तो EMF को हम किस में मेज़र करते हैं, उसको हम मेज़र करते हैं जूल पर कूलम में। सो विच वन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 1 किलोवाट। जो 1 किलोवाट आवर है, कल हमने स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करता है आपके पास। सो कॉमनली नोन एज, तो 1 किलोवाट आवर है क्या आपके पास, यूनिट है 1 फैराडे है या 1 क्यूर है या नन ऑफ दीज। तो जो आपके पास 1 किलोवाट आवर है मोस्टली हम उसको यूज़ करते हैं एज ए यूनिट। ओके, तो 29 का जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, यूनिट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी जूल आर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो ये भी पहले हमने आपके साथ स्टडी किया था। कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं चैप्टर में जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो कितने जूल जो हैं आपके पास वो बराबर होते हैं 1 किलोवाट आवर के। तो कितने होंगे आपके पास 3.6 इंटू 10⁻⁶। ओके, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल जो है आपके पास वो किसके बराबर होगी 1 किलोवाट आवर के। नेक्स्ट हमारे पास द टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन। जो टेम्परेचर कॉफिशेंट होता है आपके पास रेजिस्टेंस का, उसको हम किस फॉर्म में जो है आपके पास एक्सप्रेस करते हैं। तो हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपके पास वो राइट आंसर होगा। ओके, डिग्री कूलम इनवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर वायर इज़ यूज एज कनेक्टिंग वायर बिकॉज। जो कॉपर वायर है उसको हम स्पेशली यूज़ करते हैं फॉर कनेक्टिंग वायर। आपने देखा होगा मैक्सिमम जितनी भी वायर्स होती है वो सभी कॉपर्स की होती है मोस्ट ऑफ। एक तो ये चीपर होता है कि मतलब आपको ईजिली मिल जाएगा, थोड़ा सस्ता भी है एज़ कम्पेयर टू अदर। बट यहाँ पे जो मेन रीज़न है वो क्या है आपके पास, तो आपको पता है जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे उसकी रजिस्टिविटी, या आप कहेंगे उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होनी चाहिए, कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यही इसका रीज़न है कि आपके पास जो कॉपर है वो लो इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी है उसकी। सो बी आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि कॉपर में इजीली करंट जो है फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द हीट सेंसिटिविटी डिवाइस हु रजिस्टिविटी चेंजेस वेरी रैपिडली विद चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। वो कौन सी डिवाइस है या उसको हम क्या कहेंगे जो कि सेंसिटिव होती है हीट के। तो हीट के सेंसिटिव आपके पास कौन होता है, वो होता है थर्मोसेटर। ओके, एंड जो कि जब उसको टेम्परेचर देते हैं तो उसकी रजिस्टिविटी भी चेंज होती रहती है। तो ना ही रजिस्टर होते हैं, ना ही सुपर कंडक्टर होते हैं, ना ही थर्मोकपल्स होते हैं आपके पास। वो होते हैं आपके पास थर्मिस्टर्स या थर्मोस्टेट। डी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी बाज गिवन बाई। जो आपके पास फिनोमेना था सुपर कंडक्टिविटी का वो किसने दिया था, तो वो आपके पास दिया था ओन्स ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास
राइट आंसर है। 35 है हमारे पास, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद। आपके पास कोई कंडक्टर है, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी आपके पास इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एक्सपेरिमेंट विद द पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट विद द सेल इज फाउंड एट 240। जो पोटेंशियोमीटर है उसमें नल पॉइंट कहाँ पे मिला है, 240 सेंटीमीटर के ऊपर। When the cell is shunted with a resistance 2 ohm, the null point become 120। अगर आपके पास रेजिस्टेंस 2 ओहम है तो जो नल पॉइंट है वो 120 सेंटीमीटर के पास है। सो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपको निकालनी है। सबसे पहले उसका नल पॉइंट कहाँ पे आया था आपके पास, 240 के ऊपर। फिर उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओहम कर दी गई, तो उसके बाद उसका 120 के ऊपर आया। तो आपको उसकी रेजिस्टेंस बतानी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जब आपके पास जो नल पॉइंट है वो 120 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास राइट आंसर बनेगा 2 ओहम ही। यहाँ पे भी आपके पास 2 ओहम ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 2 कंडक्टर ऑफ इक्वल लेंथ। आपके पास 2 कंडक्टर हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, ओके, रेडियाई भी इक्वल है, एंड उनको कनेक्ट किया गया है 2 × 3 एंड कनेक्टिंग आर इन पैरेलल। सॉरी, कनेक्ट नहीं किया गया, उनकी जो लेंथ एंड रेडियस है उनकी रेशियो आपको गिवन है 2:3 एंड उनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। तो अब आप देख सकते हैं जो उनका इक्वल लेंथ एंड इक्वल रेडियाई है वो है 2:3 में। तो जब उनको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में एंड उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो उनकी जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑफ द कंडक्टर, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट होते हैं आपके पास लेंथ एंड रेडियाई कह सकते हैं आप उन्हें, एक ही बात है लेंथ भी। सो 1:1 यानी एक समान ही वो रहेगी। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है, द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम। कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं आपके पास, Q = α/T 1/2 βT² प्लस 1/6 γT³ where alpha beta gamma are the positive constant, then the initial current is given by the condition। इस कंडीशन के ऊपर आपको बताना है कि उसका इनिशियल करंट जो है कितना होगा। तो इस कंडीशन के ऊपर जो इनिशियल करंट है आपके पास यानी I, वो आपके पास किसके बराबर होगा, अल्फ़ा के बराबर होगा, ओके। सो फर्स्ट जो है यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले इनिशियल तो आपके पास अल्फ़ा आ गई, अब जो मैक्सिमम है वो कितनी होगी आपके पास। तो आपको अगेन इसी फार्मूले को रीअरेंज करना है एंड यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी, अल्फ़ा से हम माइनस करेंगे कितना, β² गामा, ओके। β² गामा को हम माइनस करेंगे। सो ए जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। एंड अगेन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, द लाइन टी आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ करंट रीचेज इज मैक्सिमम वैल्यू। अब जो टी लाइन जो है आपके पास वो मैक्सिमम करंट तक पहुँच चुकी है, तो टी की वैल्यू क्या होगी आपके पास। तो यहाँ पे भी आपके पास उसकी वैल्यू बनेगी T = α/β, ओके। ए जो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर होगा इसका भी। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द फॉलोइंग फिगर शोन करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन द वैल्यू ऑफ। आपको करंट की वैल्यू पूछी गई है कितने एम्पियर में होगा। तो अगर आपने किर्चॉफ्स लॉ पढ़े हैं, दोनों के दोनों लॉ, वन इज एनर्जी, सेकंड इज चार्ज, ओके। यानी एक जो है एनर्जी से रिलेटेड, दूसरा चार्ज से रिलेटेड है। तो वहाँ पे आपने इस टर्म को देखा होगा कि जब सेंटर की तरफ मूव करता है, जब आउट ऑफ या सेंटर से बाहर की तरफ मूव करता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है।
उसी को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है एंड इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 0.3 एम्पियर। नेक्स्ट है हमारे पास द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन रजिस्टर ईच रजिस्टर आर इज। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे कम रेजिस्टेंस कितनी होगी जब किन्हीं रजिस्टर को कंबाइन किया होगा एक दूसरे के साथ। ओके, द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस देन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन रजिस्टर ईच रजिस्टर्स आर। तो कितनी रेजिस्टेंस होगी कम से कम, कितनी हो सकती है आपके पास, टोटल कितने हैं आपके पास n है एंड जो रेजिस्टेंस है वो कितनी रिप्रेजेंट कर रही है आपको, वो r रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास बनेगा जितनी रेजिस्टेंस होगी उस n टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स के साथ आप उन्हें डिवाइड कर दोगे, सो आपके पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था अगर आपको याद हो तो, टीजीटी के एग्ज़ाम में। नेगेटिव किसका होता है, केवल कार्बन का। बी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास अगेन पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पावर हमने कल आपके साथ स्टडी की थी। पावर क्या होता है हमारे पास सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला ख़राब है तो जिसकी वजह से बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास ओहम लॉ से आपके पास आ जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पूछा गया आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम 500 वाट, यानी पावर गिवन है आपको कि इतनी जो है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट जो है कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, एंड उसे कनेक्ट किया गया 100 वोल्ट के साथ। इफ़ द लाइन वोल्टेज बिकम, अब जो लाइन की वोल्टेज है वो 150 हो जाएगी, तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले को रीअरेंज कीजिए एंड इसका आंसर निकालिए एंड इसका आंसर आपके पास आएगा 750 वाट। या आप डायरेक्टली इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। जब 100 था आपके पास तो कितना था 500, तो जब 150 हो जाएगा तो कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है 100 के ऊपर 500 है तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 50 इंक्रीज़ हुआ, इट मीन ये हाफ इंक्रीज़ हो जाएगा। डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये यूनिफॉर्म W या वायर कनेक्टिंग अक्रॉस अ सप्लाई प्रोवाइडिंग हीटिंग H per second. If the wire is cut into 3 equal parts and all the parts are connected in parallel across the same supply, the heat produced per second will be तो कितनी हीट आएगी H/3। सॉरी गाइज, मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी एंड करूँगा क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलने में भी। तो when the wire are connecting in parallel, the heat produced in the thinner wire is H1 and that is in thick wire H2। तो मैंने पहले भी आपको करवा दिया था क्वेश्चन, हीट सबसे ज़्यादा किस में प्रोड्यूस होती है, जो आपके पास जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उसी में ज़्यादा हीट जो है आपके पास प्रोड्यूस होगी। तो दोनों पैरेलल में है। H1 जो है आपके पास पतला है एंड H2 जो है आपके पास मोटा है, यानी मोटी वायर है, थोड़ी थिकर वायर है। तो जो आपके पास H2 है उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि जो आपके पास जिसका एरिया ज़्यादा है उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आपके पास आएगी। सो बी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। एंड नेक्स्ट है आपके पास अगेन वही क्वेश्चन है आपके पास बट थोड़ा सा चेंज है। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्योंकि इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं इसको कल करवा दूँगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास था थर्मो इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर बाई। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर की थी, तो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास डिस्कवर की थी ऑप्शन नंबर डी यानी सी बैक, जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी गाइस, नॉट सी बैक, इसका आंसर आपके पास जूल होगा, सी बैक नहीं होगा। ओके, सो ए आपके पास राइट आंसर है। एंड लास्ट है हमारे पास
थर्मो ईएमएफ इन द ऑर्डर ऑफ, जो थर्मो ईएमएफ है आपके पास वो किस ऑर्डर में होती है, वो आपके पास होती है 10⁻⁶ वोल्ट के ऑर्डर में। तो गाइस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे नीचे इसकी आंसर किया है यहाँ पे। तो जितने भी तकरीबन 60 क्वेश्चन थे ये, या आई थिंक 60 से ऊपर ही थे, क्योंकि 14 की पहले हमने की थी एक सीरीज़, फिर उसके बाद तकरीबन 50 क्वेश्चन अभी स्टडी हुए हैं। ओके, तो 60+ क्वेश्चन थे। तो आई थिंक ये कवर हो चुकी है सेक्शन। इसके बाद हम 4th सेक्शन आपके पास शुरू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड इस वीडियो में थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम है, सो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।